हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है पीके चावत ऑनलाइन नॉलेज की ओर से। अपन देख रहे थे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अपन ने पहले पढ़ा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता क्या है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में अपन डिस्कस किया था कि इसके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं। आज की अभी की इस वीडियो में अपन पार्ट 2 के अंदर अपन देखेंगे कि इसकी क्या ईटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं और इसके पीछे क्या पैथोलॉजी होती है, किस तरह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पैदा होता है, कैसे क्रिटिकल पेशेंट के अंदर ये वाली एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम डेवलप होता है, इसके सिम्टम डेवलप होते हैं और किस तरह से उसको मैनेज करना होता है, उसके पैथोफिजियो क्या होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन देखते हैं ईटियोलॉजिकल फैक्टर। ईटियोलॉजी में अपने बात किया था, जैसे आजकल जैसे चल रहा है तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एआरडीएस होता है सेप्टिसेमिया। अगर कोई पेशेंट पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, और वो धीरे धीरे किसी दूसरे कारण की वजह से ये आया है, निमोनिया या फिर अदर कोई कोज की वजह से पेशेंट एडमिटेड है, ब्रोंकाइटिस है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या अदर किसी दूसरी बीमारी की वजह से पेशेंट अगर एडमिट है, ऊपर कोई सर्जरी हुआ है, वो हो गया, अगर उसके अंदर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, तो वो अगर वो इन्फेक्शन ब्लड तक पहुंच गया है, मतलब ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, सेप्टिसीमिया, तो वो वाली कंडीशन एआरडीएस डेवलप कर सकती है। अगर उसको मैनेज नहीं किया जाए तो वो एआरडीएस डेवलप करती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है सेकेंडरी जो एआरडीएस का, वो है आपका सेप्टिसेमिया। या दूसरा कॉज होता है एस्पिरेशन, ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान एस्पिरेट हो गया, या फिर कोई पेशेंट आपके एडमिट है और किसी कारणवश उसमें एस्पिरेट हो गया, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो आपका किसमें चला गया, लंग्स के अंदर, वोमिटस है, या या फिर पेशेंट कोई ऐसा ड्राउनिंग में आया, कोई जैसे पानी हो बाढ़ आई उसके अंदर डूब के पेशेंट आया हुआ है, तो उस वाले कंडीशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ड्रग इंजेक्शन, कोई भी ऐसी मेडिकेशन जो पेशेंट ने लिया है जिसकी वजह से ड्रग पेरेन्काइमा के अंदर लंग्स की जो पेरेन्काइमा है, एल्वोलाई है, उसके अंदर डैमेज हो गया है। बहुत सारी बार जो अपन इनहेलर लेते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी इनहेलर मेडिसिन लेते हैं, वो उससे एलर्जी हो जाए या फिर उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपका डिसेमिनेट इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन को इन जो ब्लीडिंग ज़्यादा होना, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। कोएगुलोपैथी हो जाए, आपके पीटीआईएनआर के वैल्यू अल्टर्ड हो जाए, तो उस वाली कंडीशन में, या मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी करता है तो उसमें भी उसकी मैसिव ब्लड ट्रांसमिशन की वजह से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कोज होता है, और वो इन्फेक्शन किसमें, डायरेक्ट ब्लड में होता है, तो सेप्टिसीमिया, और सेप्टिसीमिया की वजह से भी ये कंडीशन कोज होती है। इसका प्रोसेस अपन देखेंगे, पर ईटियोलॉजी फैक्टर आपको पता होना चाहिए। आजकल जैसे इसमें ईटियोलॉजी फैक्टर में कोरोना भी है, कोरोना डिजीज की एक इसका ईटियोलॉजी है, सेकेंडरी इसका क्या कॉम्प्लिकेशन रहता है, एआरडीएस। तो डायरेक्ट डैमेज टू लंग्स थ्रू प्रोलॉन्ग स्मोकिंग इनहेलर, उसकी वजह से हो सकता है। लोकलाइज लंग इन्फेक्शन हो, किसी लोकलाइज इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइजेमा हो गया, एक्टेक्लेसिस हो गया, इन सब की वजह से भी ये चीज कोज होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज पेनक्रेटाइटिस, यूरेमिया, पेनक्रेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज, इसकी वजह से होता है। तो उसकी वजह से क्या, अल्टर्ड कैल्शियम इसमें अल्टर्ड होता है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट अल्टर्ड होते हैं, जिसकी और इस पेनक्रेटाइटिस की वजह से आपके ब्लड कोगुलोपैथी भी कॉज होती है, और इससे ब्लड, जो ब्लड के अंदर है बहुत सारे वास्ट प्रोडक्ट इसके अंदर घूमते रहते हैं, यूरेमिया मतलब यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एआरडीएस कोज हो सकता है। शॉक, शॉक की वजह से हो सकता है ब्लड एकदम से कोई डैमेज, पेशेंट जैसे कोई बाहर से अगर आया है, उसका ट्रॉमा हो गया है, उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है, या एनाफाइलेक्टिक शॉक है, इस वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। ट्रॉमा, चेस्ट कंट्यूजन, ट्रॉमा किसी भी तरह से, मान लो पेशेंट एडमिट है, सीपीआर किया, उसका फ्लेल चेस्ट हो गया, मतलब रिब्स फ्रैक्चर हो गई, तो उसकी वजह से लंग पेरेन्काइमा डैमेज हो सकती है। ऐसे सारे कोज जिसकी वजह से जो अपने का मेन इसके अंदर क्या होता है, लंग पेरेन्काइमा, लंग जो है एकदम से स्टिफ हो जाता है, उसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द लंग्स,
इनफिल्ट्रेट ऑफ द लंग्स। ये आईडीएस एक ऐसी कंडीशन है कि उसके सेल के अंदर और सेल के बाहर ही फ्लूइड एक्यूमुलेशन होकर लंग एकदम से क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये चीज़ इसमें से लंग फ्रैक्चर, हेड इंजरी हो जाए, मेजर कोई सर्जरीज हो, लॉन्ग टाइम की कोई अगर सर्जरी चल रही है उसकी वजह से, स्टेटिस की वजह से ये चीज़ हो सकता है। एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, ठीक है। एम्बोलिज्म हो गया मतलब लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में कोई भी किसी प्रकार का एम्बोलिज्म उसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो क्या होगा, जितना फ्लूइड राइट साइड से आ रहा है वो कहाँ रह जाएगा, राइट साइड वाला फ्लूइड लंग्स में भरा रहेगा, उसकी वजह से भी ये चीज़ कोज हो सकती है। तो अब इसके अंदर होता क्या है, वो इसकी फिजियोलॉजी अपन देखते हैं। इन सभी कोज की वजह से ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इंजरी इन लंग्स एलुलाई, लंग्स एलुलाई के अंदर वो इंजरी हो जाए तो उससे क्या होगा, जो जब भी किसी जगह इंजरी होती है या एलुलाई और वहाँ पे ब्लड वेसल्स अगर रप्चर होती है तो रप्चर होने के लिए बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म चालू करती है। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, ब्लड का थक्का जमाने के लिए, ब्लड को क्लोट करने के लिए जो प्लेटलेट होती है सबसे पहले एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटलेट क्या हो जाती है, एक्टिवेट होती है और वो क्या कोज करती है, क्लम्प फॉर्मेशन कोज करती है। क्या कोज करती है, क्लम्प फॉर्मेशन कोज करती है। और वो क्लम्प बनाकर क्या करती है, आपने जैसे उसके क्लॉट फॉर्मेशन वाली चीज में पढ़ा होगा, जब भी प्लेटलेट ये क्लॉट फॉर्मेशन बनाती है तो उसके बाद ये कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करती है। तो वो केमिकल मीडिएटर्स जैसे हिस्टामिन हो सकता है, ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन, कोजिंग लोकलाइज इन्फ्लामेशन और एल्वुलार मेम्ब्रेन। लोकलाइज एल्वुलार के अंदर, एल्वुलाई के अंदर क्या कोज करते हैं, ये इन्फ्लामेशन कोज करते हैं और उसकी कैपिलरी परमेबिलिटी को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। कैपिलरी परमेबिलिटी को भी क्या बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो आउटर साइड में आना लग जाएगा। आउटर साइड होगा तो ये ब्लड वेसल जो है लंग्स के चारों ओर, उसके जो सेल है एल्वुलाई, एल्वुलाई के पास भी क्या होने लगेगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होकर वो किसमें, एल्वुलाई में भी चला जाता है। और एल्वुलाई जो है, ये जो एल्वुलाई है लंग्स के अंदर, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लंग्स है उसके अंदर भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये फ्लूइड क्या होगा, बाहर भी यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है। तो ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा कोज होता है। क्योंकि जैसे अपना जो हार्ट है, हार्ट के अंदर, सॉरी, अपना ये जैसे इस तरह ये हार्ट है राइट साइड, ये आपका इधर क्या है, लंग्स होता है। बॉडी के अंदर दो लंग्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से पल्मोनरी वेन आपका ब्लड लेके कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर, और लंग्स से आपका ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इस तरह से ये आपका सर्कुलेशन चल रहा था। अब लंग्स के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया। फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लंग्स हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो राइट हार्ट से जो ब्लड जा रहा था लंग्स में, वो जाना धीरे धीरे क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर होगा। जो ब्लड राइट हार्ट से लंग्स में जा रहा था, वो लंग्स में पहले से फ्लूइड भरा है तो ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये फ्लूइड कहाँ पे एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाएगा, इस पल्मोनरी वेन के अंदर। और पल्मोनरी वेन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एडिमा हो जाएगा। तो ये इसी को क्या बोलते हैं अपन, पल्मोनरी एडिमा। तो जब ये पल्मोनरी एडिमा कोज हो जाएगा तो यहाँ पे भी प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी जो मीडियास्टिनम उसके अंदर भी कैपेबिलिटी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, उधर भी फ्लूइड होगा, इंक हो जाएगा और लंग्स के अंदर और फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगेगा। तो और बॉडी के अंदर फिर क्या होगा, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो गैस एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉडी की डिमांड होगी कि ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बॉडी की वो जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो आपका रेस्पिरेशन जो है वो भी क्या रहेगा यहाँ पे, इंक्रीज। तो इसी वजह से आपका क्या ब्रीथिंग हो जाती है, लेबर्ड ब्रीथिंग। लेकिन वो क्या होगा, सांस अच्छे से नहीं ले पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो लंग्स के अंदर क्या भरा है, फ्लूइड भरा है। तो फ्लूइड भरे होने की वजह से उसकी जो ब्रीथ हैगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, शॉर्ट ब्रीथ होगी और बहुत ज़्यादा
अमाउंट है, इसकी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। लंग्स जो क्या है, फूल नहीं पाएगा, वो लंग्स है उतनी कोलैप्स रहेगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्निया होगा। तो पेशेंट क्या करेगा, लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करेगा लेकिन वो ले नहीं पाएगा, तो वो असेसरी मसल्स को भी क्या करेगा, यूज करेगा। तो यहाँ पे आपको रिट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो और ज्यादा पेशेंट एक्सर्ट करेगा। एक्सर्ट करता है तो क्या होता है, जो और लंग्स उसके अंदर जितना प्रेशर है तो और फ्लूइड क्या होगा वहां पे एक्यूमुलेट होने लगता है। तो एल्वेलाई के ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है कि पूरी जितनी भी एल्वेलाई है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी। और यहाँ पे क्या कोज करेगा, एटलेक्टेसिस कोज करेगा। और ये जब एआईडीएस इतना सारा फ्लूइड हो जाता है तो आपकी जो टाइप 2 सेल है, टाइप 2 सेल लंग्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप की सेल्स होती है। जो टाइप 2 सेल है वो क्या कोज करती है, सर्फेक्टेंट रिलीज करती है। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट रिलीज होना भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। सर्फेक्टेंट क्या काम करते हैं, इस एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं, इसको डायलेट करने के रखते हैं। तो ये होता है, तो उसकी वजह से अब फ्लूइड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया। ग्राउंड जो ग्राउंड ग्लास टाइप अपीयरेंस हो जाएगा, वाइटिस पूरा लंग, अगर आप एक्सरे देखेंगे तो पूरा फ्लूइड है। तो उसकी वजह से लंग्स क्या हो जाएगा, एकदम से आपका स्टिफ हो जाता है। इसके अंदर लंग्स कैसा हो जाता है, लंग्स के अंदर फाइबर फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। फाइबर से एकदम से लंग्स क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो उससे गैस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये होता है कोरोना के अंदर, ये होता है। इसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है और इसी के बाद आपको क्या देखने को मिल सकता है, डेथ। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा होती है, 33% से ज़्यादा लोगों की इसके अंदर डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। इसका जो स्टार्टिंग साइन आपका क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कोरोना के अंदर भी आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुन रहे होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इसके अंदर देखने को मिलती है। तो क्लिनिक मोस्ट कॉमन जो साइन है वो आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात, दूसरे जितने भी ऑक्सीजन जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उसके अंदर अगर आप ऑक्सीजन सप्लीमेंट देने लग जाओगे तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीजन है जो नॉर्मल रहने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इतना, एलोलाई का जो मूवमेंट है वो एकदम से क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि एलोलाई के अंदर भी फ्लूइड है, एलोलाई के चारों तरफ भी फ्लूइड होना है, इसके अंदर एक्यूमुलेशन होने वजह ड्यू टू द ये प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, चाहे आप कितना भी इसको ऑक्सीजन लो, पेशेंट की जो सेचुरेशन है वो 90 से अबव यहाँ पे नहीं जाएगी। तो इसके लिए डायरेक्टली पेशेंट को फिर क्या चाहिए, वेंटिलेटर सपोर्ट पे डालना पड़ता है। जिसके अंदर भी क्या आपको इसमें स्पेशली पीप, अपन इसके मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर मोर देन अपने को 5 रखना पड़ेगा, ताकि उससे जो वेलोलाई है जितना एक्सचेंज करा सकते हैं उतना करवाते हैं। इसमें पॉजिटिव प्रेशर पेशेंट को पूरा क्या कर दिया जाता है, एक्जर्शन से बना कर दिया जाता है, उसको पूरा मसल रिलैक्सेंट देके सुला दिया जाता है। और इसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर दिया जाता है, ताकि पेशेंट को जितना हो सके उससे किया जाता है। अगर उससे भी अपने को मैनेज नहीं होता है तो अपन पढ़ेंगे इसके लिए कि लंग्स के अंदर डाइवर्जन दे दिया जाता है, बाहर एक आर्टिफिशियल लंग लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं इक्मो मशीन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेनियस फिल्ट्रेशन। ठीक है, इक्मो फिल्ट्रेशन लगा देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, लंग्स का जो कनेक्शन आपका उसमें दे देते हैं। लंग्स को सिर्फ वेंटिलेटर से अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी ब्लड सप्लाई देते हैं वेंटिलेटर से, उसको फुलाते रहते हैं और थोड़ी सी ब्लड सप्लाई उसके अंदर चालू रखते हैं। बाकी उसको फिर जो ऑक्सीजन का जो काम करता है लंग्स, गैस एक्सचेंज का, वो कौन करेगी, मशीन करती है। इससे क्या होगा कि लंग्स को इतना टाइम मिलेगा, ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन बच जाएगा और जितनी सेल अपन रिवाइव कर सकते हैं उतनी सेल को अपन क्या करते हैं, इसमें रिवाइव करेंगे। ये सारी चीजें अपन इसके मैनेजमेंट में देखेंगे। तो ये था इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। अगर आपकी इसकी फिजियोलॉजी समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका पार्ट 3 अपन बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, इसको समझने में आसानी हो। आप कंटिन्यू, ये वीडियो चलेगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी थोड़े दिन आपको लगेगा बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे जैसे वीडियो ही आपको काम में यूज आएंगे। सारे लोग अपने अपने काम में लगेंगे। तो हमारा तो सिर्फ आपका सेवा करना है, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन के थ्रू
अच्छे नोट्स प्रोवाइड करना है, आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करना है। मेरा एक ही मोटो है, छोटी-छोटी बातें जो आप अगर क्वेश्चन पुट अप करोगे, उससे रिगार्डिंग मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। मेरा एक ही मोटो है, चाहे मैं कितने भी वीडियो बनाऊँ, मैं अगर मेरे एक बार के सिलेक्शन में मेरे एक ही स्टूडेंट अगर सेलेक्ट होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो यही चाहता हूँ जो लोग मेरे वीडियो देखें, मैं उसके जितने क्वेश्चंस उसके अंदर कवर कर सकूँ, वो सारे इसमें कवर करूँगा, ताकि आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रैक्टिकल नॉलेज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।